तो हेयर यू गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम आज इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यूएनओ और यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उसकी जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अलावा जो तकरीबन तमाम जो 21-22 जो डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसके लिए याद क्या रखना है, वो ये चीज़ कंसीडर करनी है। बेसिक इसके दो स्टेप। नंबर वन, पहला स्टेप तो ये है कि जो हर किसी को पता होना चाहिए, वो वेरी बेसिक। अगर एग्जामिनर आपसे बेसिक चीज़ें पूछता है एमसीक्यूज की शक्ल में, तो यही होती हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कैप जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और ये कब बनी। और दूसरे नंबर पर अगर वो करंट अफेयर को टच देना चाहता है तो इसका लेटेस्ट जो समिट है वो कहाँ पे हुआ है। और अगर वो थोड़ा ट्रिकी जाता है, थोड़ा डीपर लेवल पे जाता है, जैसे कि आप कह लेंगे जो पूरा जीके के 80% या 100% जो सब टेस्ट होते हैं उसके अंदर वो थोड़ा डीपर चला जाता है और क्रिटिकल, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाती हैं कि वो थोड़े जो लेवल है उसके अंदर थोड़ा आपको अच्छी आपकी रीडिंग होनी चाहिए। मैंने इन स्लाइड्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको टच दिया है। तो आपने जब इस वीडियो को सुनना है, आप लोगों ने जब इस वीडियो को करना है, इन इस स्लाइड्स को करना है, इस पूरे सब्जेक्ट को करना है, तो आप लोगों ने इसके दो लेवल बना लेने हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल पे जाना है, वो कैपिटल है और कब बनी है। उसके बाद अगले वाले लेवल पे जाना है। जब आप शुरू से ही उस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए मसला होगा। इट विल बिकम, आप लोगों को लगेगा कि बहुत ड्राई है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी और बिस्मिल्लाह करते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशन से। इट इज नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, जब ये आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसका दे दूं, वो ये था कि जनाब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो उसके बाद आप कह लें कि कोल्ड वार इरा शुरू हो गया। कोल्ड वार जो इरा था ना, इसके अंदर दो ब्लॉक बन गए, एक यूएसए ब्लॉक और एक रशियन ब्लॉक। जब वो रशिया एक फेडरेशन था, यूएसएसआर। ठीक है, तो ये इसकी कोशिश थी कि वर्ल्ड की सुपर पावर मेरे पास आ जाए, इसकी कोशिश थी कि वर्ल्ड की सुपर पावर मेरे पास आ जाए। ये भी कुछ कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करता था, ये भी कुछ कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करता था। ये एक ग्रुप बन गया था और एक ग्रुप ये बन गया। तो इस दौर के अंदर सुपर पावर के लिए एक क्रस्ट लस थी कि मैं सोल सुपर पावर हूं और दूसरी पावर ना हो। उस वक्त दो सुपर पावर्स कंसीडर की जाती थी, तो यूएसए और रशिया। और फिर 1989 में जब 1990 में जब रशिया जो है वो उसके टुकड़े हो गए, टूट गया, तो उसके बाद सोल सुपरमेसी जो थी वो यूएसए के पास आ गई। तो कोल्ड वॉर एरा जो एंड हो गया, तो कोल्ड वॉर एरा आप इस ड्यूरेशन में कह सकते हैं कि था। तो इस दौर में एक मूवमेंट शुरू हुई कि हमने किसी के साथ अलाइन नहीं होना। अलाइन का मतलब होता है जुड़ना, हमने किसी के साथ नहीं जुड़ना, हमने अलग रहना है। तो कुछ कंट्री न्यूट्रल रहने के लिए कि इस दो ग्रुप्स में से हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम अपना एक ब्लॉक बनाएंगे, इस के अंदर वो रहने के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, वो लोग आए और उन्होंने अब कह लो कि कुछ लोग सामने आए, उन्होंने इसको इस चीज को प्रीच किया कि हमने जी नॉन अलाइन रखना है खुद को। तो ये वो था जी एरा जिसके अंदर ये नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट चली। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, किसने इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, कौन कौन इकट्ठे हुए और किन किन लोगों ने मिलकर इसको इनिशिएट किया। इसमें आप कह लो कि 1955 में ना 29 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने बुरेन में एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। मेन कंसर्न क्या था, न्यूट्रल रहना ड्यूरिंग द दिस ऑल एरा, जो कोल्ड वार का एरा था। इनिशिएटिव था ये यूगोस्लेवियन प्रेसिडेंट जोसेफ टिटू का। और फर्स्ट जो समिट था जब ये ऑर्गेनाइज हो गया, तो पहला समिट जब बना, यानी कि पहले उसके ऊपर बहस हुई कि ऐसा होना चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, तो इसकी बाकायदा तश्कील जो थी वो 1961 में ना
यू पहला इसका समिट हुआ यूगोस्लेविया के अंदर, बेलग्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्म तो हो गई 1955 में, इसका पहला समिट 1961 में हुआ, जब इसको पूरा इसको आप कह लो कि सारे का सारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, इसको कवानीन बन गए, इसके लाहे अमल बन गया, पूरा इसका ड्राफ्टिंग हो गई। 25 कंट्रीज ने इसमें फर्स्ट समिट में शिरकत की। तो फेमस जो लीडर्स थे ना उसमें जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के, जवाहरलाल नेहरू इंडिया, एंड सुकनारो इंडोनेशिया, एंड नक्रमा घाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर थे जिनको इनका फादर ऑफ दिस मूवमेंट माना जाता है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, तो ये जो लीडर्स थे ना जी, इन लीडर्स ने इनको फाउंडर माना जाता है। तो नैम के बारे में, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनमें इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। जिस कंट्री के पास इसकी प्रेजाइडिंग होती है, जो चेयर होता है, प्रेसिडेंट होता है जो कंट्री, उसी ने सारे इंतजाम, उसी ने सारी मैनेजमेंट करनी होती है। इस वक्त टोटल 120 मेंबर है, और इसके जो पर्पसेस दिए गए, पूरा इसका डेक्लेरेशन हुआ वो हवाना, ठीक है, ये क्यूबा का दारुल हुकूमत है। तो इसमें दिया गया 1979 में ये जो फेमस डेक्लेरेशन, हवाना डेक्लेरेशन। एमसीक्यू आ जाता है कि हवाना डेक्लेरेशन जो था वो किस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जाना जाता है। तो ये क्यूबा के अंदर नैम का एक समिट हुआ था, उसके बारे में जाना जाता है। पाकिस्तान ने नैम को ज्वाइन किया था हवाना डेक्लेरेशन में, हवाना समिट में 1979 में। उससे पहले पाकिस्तान एक यूएस ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान रहा, लेकिन जब 1971 की वॉर में पाकिस्तान को यूएस की मदद हासिल ना हो सकी, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी अलाइनमेंट्स को अमेरिका के साथ जितने भी दिफाई मुआहदात थे उनको कैंसिल किया और नॉन अलाइनमेंट मेंबर बन गए। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियन कंट्रीज के दरमियान है। इसको शुरू किया गया था शंघाई 5 के नाम से, एक ग्रुप बना था जिसमें चाइना था, रशिया था, काजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। 1996 में उज्बेकिस्तान फिर ऐड हो गया 2001 में, तो ये बन गया शंघाई 6। 2001 में ही इसको फिर नाम इसका चेंज कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चार्टर इसका दोबारा रीफ्रेम हुआ तो 2002 में, अब जो मौजूदा चार्टर है वो 2002 में साइन होके सामने आ गया। और इसकी इफेक्टिवनेस, ये जब से ये लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ, वो 2003 था। अब इसके मेंबर जो हैं वो 8 हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इसको 2017 के आस्ताना काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, ये एक समिट हुआ था, वहां पे ज्वाइन हुआ। तो अब इसके मेंबर्स 8 हैं। अब अगले दफा एक्सपेक्टेड है कि ईरान को भी इसकी मेंबरशिप हासिल हो जाए, क्योंकि ईरान के साथ चीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट माहिदा साइन हो गया है। इस वक्त तक ईरान जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है, वो अटेंड कर सकता है मीटिंग, लेकिन उसको मेंबरशिप अभी तक उसको हासिल नहीं है। तो इसके बारे में मजीद इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 4 स्टेट इस वक्त ऑब्जर्वर हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारस है, मंगोलिया है, और 4 न्यूक्लियर स्टेट इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान एंड रशिया और चाइना। सॉरी, ईरान नहीं है यहाँ पे, तो चाइना यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो चाइना, ईरान तो ऑब्जर्वर है, तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, 4 जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दे आर द मेंबर ऑफ दिस। हेडक्वार्टर इसके हैं शंघाई, जिसे नाम से जाहिर है शंघाई चाइना के अंदर इसकी और हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम है व्लादिमीर नोरोव, जो कि 2018 से इसके सेक्रेटरी हैं। ये रशियन है। इसका लास्ट समिट 2021 में अंदर दुशंबे ताजिकिस्तान के अंदर हुआ, और नेक्स्ट इसका समिट होना है समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में। तो जो नेक्स्ट ईयर्स में जब ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके फिर नए समिट का ऐलान होगा, तो उसको फिर आवाज नहीं आ रही क्या?
इसके बाद हम चलते हैं जी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको हम सार्क बोलते हैं। सार्क का नाम हम सब ने सुना होगा क्योंकि ये प्योरली पाकिस्तान इसके साथ बड़ा लिंक्ड है, मतलब आप कह लो कि ये हमारे साउथ एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ एशिया, एशिया का साउथ, जिसमें 8 कंट्रीज शामिल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। सो फाउंडेड ये हो गई थी जी 8 दिसंबर 1985 को। इसको सार्क डे के नाम से भी याद किया जाता है। इसका चार्टर साइन हुआ ढाका बांग्लादेश में, और हेडक्वार्टर इसके बने खटमंडो नेपाल में। वेयर इज द हेडक्वार्टर? खटमंडो नेपाल। वेयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड या फॉर्म्ड, कहाँ ये बनी या कहाँ ये एस्टेब्लिश हुई, तो वो था जी आपका ढाका बांग्लादेश। तो इसका हेडक्वार्टर बकायदा तौर पे 1987 में स्टैब्लिश हुआ। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये अब जरूरी नहीं है कि आप पहले ही आप तफरीक करना शुरू कर दोगे, यार ये 87 था, 85 था। पहले आपने ये याद रखना है कि 85 में ये बन गई। अब इसका अगला स्टेप अपने माइंड में 85 से रिलेट करो कि यार इसका जो हेडक्वार्टर है वो 2 साल बाद बना, जाके काठमांडू में ऐलान हो गया, लेकिन बाद में इसको ऑर्गेनाइज या कह लो कि इसको बकायदा इसका ऐलान जो है वो बाद में हुआ। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कब बनी। पास पेपर्स में भी ज्यादातर यही आया हुआ है कब बनी, तो वो कब बनी है, वो 1985 में बनी। सो जी, इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, वोटिंग होती है मेंबर स्टेट्स के दरमियान। तो मेंबर स्टेट्स के दरमियान वोटिंग होती है, और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी डिस्टॉर्शन है, तो वो नेट का इशू है, आप लोगों की तरफ भी हो सकता है, मेरी तरफ होगा तो वो सबको होगा मसला। तो वो नेट का इशू अपना अपना चेक करें, क्योंकि बारिश हुई हुई है तो इट माइट बी सो। इसका जी जिनको नहीं होगा, मतलब इशू इशू भी आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स मैं कोशिश करूंगा इसकी भेजने की आपको। 12 रीजनल और सेंटर्स हैं इसके, ठीक है। तो वो रीजनल सेंटर्स तकरीबन तमाम कंट्रीज के अंदर एक एक दो दो बनाए गए हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो पाकिस्तान में है, सार्क एनर्जी सेंटर पाकिस्तान में है। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सार्क यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू आ जाता है कि वेयर इज सार्क यूनिवर्सिटी, तो इट इज इन न्यू दिल्ली। टू, इसके सार्क के अंदर ना 2 मेजर एग्रीमेंट हुए थे, साप्टा एंड साफ्टा। ये 2 एग्रीमेंट थे जिनको हमने पाकिस्तान हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे। इसके अंदर टारगेट रखा गया कि साउथ एशिया के जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो एक दूसरे को फ्री एक्सेस देंगे अपनी मार्केट्स में। कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूल नहीं किए जाएंगे, कोई ड्यूटीज वसूल नहीं की जाएंगी। तो ये थे साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस ट्रेड एग्रीमेंट की जान मुराद कहा गया था कि 2016 तक आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम जो मेंबर कंट्री हैं वो फ्री ट्रेड एक्सेस देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस और ड्यूटीज ऑन द मेंबर स्टेट्स। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि साफ्टा जब साइन हुआ था तो समिट कहाँ हेल्ड हुआ था, तो ये इस्लामाबाद में हुआ था 2004 के अंदर। ये भी आपने जहन में रखना। इसके बाद आ जाती सार्क के बारे में इंपॉर्टेंट मालूमात। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अबुल हसन है बांग्लादेश के। फर्स्ट पाकिस्तानी सेक्रेटरी जनरल, ऐसा पाकिस्तानी जो सार्क का पहला सेक्रेटरी जनरल रहा, वो नईम हसन साहब थे। 1996 से 1998 तक ये सेक्रेटरी रहे। अदर जो कुछ पाकिस्तानी हैं उसमें अमजद सियाल साहब शामिल हैं, जो 2017 से 2020 तक रहे। और करंट जो सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ही इज फ्रॉम श्रीलंका, इसला वीरकोन। ये 2020 से सेक्रेटरी जनरल हैं और 2023 तक ये रहेंगे। चौथे नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये अब नाम से जाहिर है कि ये ऐसे ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनी कब? ये एक बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, उसके जरिए ये बनी। इन्होंने तय किया कि यार हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लाहे अमल तय करे कि हमने प्राइसेस क्या क्या रखनी है,
इसके सेफ गार्ड्स क्या क्या होंगे, कैसे एक हम पूरी दुनिया के अंदर एक एक जैसी प्राइस कंट्रोल सिस्टम मुतारफ करवा सकते हैं, और हमारे आपस में जो है वो कोऑपरेशन हो ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ख्याल से रखा जाए, और इस पूरे ट्रेड प्रोसेस में, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में जाना है, तो इसका ख्याल रखा जा सके। फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं इसके जी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक है, इट इज एन अफ्रीकन कंट्री वेनेजुएला। और तो अब इसके 13 मेंबर है इस वक्त, और कतर ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। कतर ने इसकी मेंबरशिप को 2019 में छोड़ दिया था, और हेडक्वार्टर इसका पहले 5 साल जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर रहा, अब है वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रिया, वियना शहर है, ऑस्ट्रिया उसमें है वहाँ 1965 से ऑनवर्ड। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम था डॉक्टर फौद रूहानी, ईरान से थे। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल्ला सलीम अल बिरादी, लीबिया से हैं। 2007 से ये जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल। अब आजकल एक टर्म मुतारफ करवाई गई है, ओपेक प्लस। ऐसे कंट्रीज जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो इसके मेंबर नहीं है ओपेक के, तो उनमें अजरबैजान है, बहरीन है, काजाकिस्तान है, मलेशिया, रशिया, बरनोई दारुल इस्लाम, मैक्सिको, ओमान, सूडान एंड साउथ सूडान। तो ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो 4-5 हैं उनको ध्यान में रख लें। कभी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ओपेक का मेंबर नहीं है, कभी पास पेपर्स में कुछ ज्यादा इसकी झलक नजर नहीं आती। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 कंट्रीज को के ये घूमती है। तो ये पहले शुरू की गई थी 2009 में, रशिया के अंदर एक समिट हुआ था येकेंटनबर्ग के अंदर, रशिया का शहर है। तो ये ब्रिक बनी थी जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2 साल बाद 2011 में साउथ अफ्रीका भी इसके अंदर शामिल हो गया, तो ये बन गई ब्रिक्स। इसके जो रीसेंट समिट है 2021 में ना, वो वर्चुअल हुआ, ऑनलाइन हुआ, जिसको इंडिया ने होस्ट किया। और इसका जो समिट है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो भी शंघाई के अंदर है। ये इनके नाम से बनती है पूरी, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। बहुत जबरदस्त किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड लिंक्स इसके लिए बड़े अच्छे क्रिएट हो गए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। जब से अफगान वार शुरू हुई तो हम सब ने नेटो का नाम बार बार सुना। नेटो असल में एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें म्यूचुअल डिफेंस के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है, जो इसके मेंबर कंट्री हैं, कि अगर किसी एक कंट्री को खतरा लाक होगा तो सारे कंट्री मिलकर उसका दिफा करेंगे। इनकी अपनी एक आर्मी है, सब कंट्रीज इसको फंड करते हैं। एक मुश्तरका आर्मी है जिसको मुश्तरका मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। 4 अप्रैल 1949 को ये बनी। जिस ट्रीटी के तहत बनी, जिस मुआहदे के तहत बनी, उसका नाम है वॉशिंगटन ट्रीटी। टोटल मेंबर्स इसके 30 हैं। 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर थे और अब इसके मेंबर कितने हो गए? 30। 30वां मेंबर कौन सा? नॉर्थ मैकेडोनिया, जिसने 2020 के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसके मेंबर की तादाद 30 हो गई। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स नेटो। नेटो का जो फंड है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो कौन सा? तो वो यूएसए है, अमेरिका। वार्सा पैक्ट। अब जैसे 1949 में अमेरिकन ब्लॉक ने एक पैक्ट साइन किया मुश्तरका दिफा का, इसी तरह रशियन ब्लॉक ने भी एक पैक्ट साइन किया, जो कि पोलैंड के शहर वार्सा के अंदर ये पैक्ट साइन हुआ, ये मुआहिदा साइन हुआ। इसलिए इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। 1955 में साइन हुआ था और इसका पूरा नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट। तो ये रशियन ब्लॉक का एग्रीमेंट था, पैक्ट था। फिर आ जाते हैं हम जी हमारे जो साउथ एशिया के अंदर एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आसियान कहते हैं। ठीक है, आसियान। ये 1967 के अंदर बनी, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर है इसके 10।
5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, 5 ने बाद में ज्वाइन किया। लास्ट जो ज्वाइन करने वाला था उसका नाम है कंबोडिया। 1999 में इसने ज्वाइन किया इसको, और इसका जो फर्स्ट समिट था वो 1976 में हुआ। इसने जो मेजर अचीवमेंट की है उसमें सबसे जो मेजर अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने एक तो न्यूट्रलिटी पैक्ट साइन किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, दुनिया में कोई भी अगर कोई ऐसा वाक्य पेश आता है जहां पे ग्रुपिंग होगी तो हम न्यूट्रल रहेंगे। और जोन ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन इन्होंने 1971 में एक पैक्ट साइन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के दरमियान कि हम एक ऐसा पैक्ट साइन करते हैं कि अब हमारे जो कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं किसी के पास ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, ना ही वो उसकी कोशिश करेगा बनाने की, ना ही किसी के पास होगा। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की। बाकी इनका ट्रेड आपस में बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत फैसिलिटीज दी हुई हैं एक दूसरे कंट्रीज को ट्रेड करने। देन इट्स वी हैव कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन डेक्लेरेशन के तहत 1949 में बनी। इसके 53 ममालिक इसके मेंबर हैं, और 53 में से सिर्फ मोज़म्बिक और रवांडा के अलावा सारे के सारे जो कंट्रीज थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे हुए थे, ब्रिटिश की टेरिटरी रहे हुए थे, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कि किसी न किसी वक्त में बरतानिया की वहां पे हुकूमत कायम रही। अब इन्होंने 1971 में अपने अगराज व मकासद को बयान करने के लिए एक पैक्ट अपने डिक्लेरेशन दिया कि ये जी हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस होंगे, इस तरह से हम चलेंगे। और इसका सेक्रेटेरिएट जो था वो 1965 में स्टैब्लिश किया गया। अब जो कॉमनवेल्थ था ना उसमें ये था कि कॉमनवेल्थ के अंदर जो बरतानिया है इसने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की जिन जिन कंट्रीज पे इसका जो हुक्म चलता था, जहां पे इसकी गवर्नमेंट रही, जहां पे इनका रूल रहा, उनको कैसे गवर्न करना है। तो ये इन्होंने एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां पे जिन जिन कंट्रीज में इनका हुकूमत रही थी, अब वो नहीं थी मोस्टली में, लेकिन ताकि उनके दरमियान कॉपरेशन रहे, बिकॉज ये बिलीव करते थे कि वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉमन लिंक्स, हमने इतना अरसा इकट्ठे काम किया है, हमने इनको डेमोक्रेसी दी है, ये दावा करते थे कि हमने इनको जी तहजीब दी है, डेमोक्रेसी दी है, ये वो। तो अब इस वक्त भी जो क्वीन एलिजाबेथ टू है, जो इनकी मोनार्क है, क्वीन ऑफ यूके है, वो 16 ममालिक की बकायदा हेड ऑफ स्टेट भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमनवेल्थ रिलायम के अंदर इस वक्त कितने कंट्रीज हैं, तो वो 16 है तकरीबन। पाकिस्तान ने 1972 में ना इसको छोड़ दिया था कॉमनवेल्थ को, बिकॉज इंग्लैंड ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। बांग्लादेश कब हमसे टूटा? 1971 में। तो इंग्लैंड ने जब उसको तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारी राहें जुदा हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में हमने इसको छोड़ा, और बेनजीर भुट्टो के दौर में हमने इसको दोबारा ज्वाइन कर लिया 1989 में। ये भी एक एमसीक्यूज है, इसको भी ध्यान में रखिएगा पाकिस्तान के हवाले से। फिर आ गए हम जी यूरोपीय यूनियन तक। हमारा सफर आ गया यूरोपीय यूनियन, हमने नाम सुना होगा, ये यूरोप की कंट्रीज तकरीबन है। तो इसमें इन्होंने ना क्या किया हुआ है कि जो कंट्रीज के मेंबर है ना, इन्होंने अपनी एक मुश्तरका पार्लियामेंट बनाई हुई है, और इन्होंने एक दूसरी कंट्री के लिए फ्री एक्सेस दी हुई है, वीजा के फ्री। आपके पास वीजा नहीं है, मतलब आप अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है। और फिर इस पैक्ट के तहत ये भी था, इस यूनियन के तहत ये भी था कि जिन ऐसे ममालिक जिनकी इकोनॉमी अच्छी है वो हेल्प आउट करेंगे ऐसे ममालिक को, उनके लोगों को जॉब्स देंगे, उनकी मार्केट को सहारा देंगे जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो थी वो कुछ ममालिक के खिलाफ गई। तो जैसे कि इंग्लैंड ने सोचा कि हमारे ये खिलाफ जा रही हैं तो हम इसको छोड़ते हैं, तो बरतानिया ने, इंग्लैंड ने इसको छोड़ दिया है अभी। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या तारीख है। तो ये सबसे पहले 6 कंट्रीज थे जिनके अंदर, वो जो 6 कंट्रीज थे उनके अंदर बेल्जियम था, फ्रांस था, जर्मनी, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली। इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया कायम किया।
एक एग्रीमेंट के जरिए कि हम एक दूसरे कंट्री को ऑलमोस्ट फ्री एक्सेस देंगे अपनी मार्केट की। होता यह है कि ये जो मार्केट का मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए वैसे तो डिटेल चाहिए, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वो ये है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान खुद स्टील प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान करेगा कि मुझे अपनी स्टील अपने मुल्क में बेचनी है, और अगर कोई बाहर से कंट्री भेजता है ना, तो मैं उसके ऊपर लगाऊंगा टैक्स, ताकि जो बाहर से स्टील आए वो महंगी हो, लिहाजा मेरे लोग मेरी स्टील खरीदे। लेकिन जब आप फ्री कर देते हो ना, इसका मतलब है कि कोई बाहर से आपके कंट्री में लाए, आप उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाते। तो इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को जो चीजें बेचेंगे उनमें अपने एक दूसरे को ट्रेड में फैसिलिटेट करेंगे। तो ये इसको कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। 1951 में ये साइन हुआ था। फिर इसमें थोड़े और कंट्रीज आ गए, तो 1986 में ना इन्होंने उसको नाम दे दिया यूरोपियन कम्युनिटी का, ठीक है। तो वो जो एग्रीमेंट था उसको नया नाम दे दिया यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से। फिर मैस्ट्रिच नेदरलैंड का शहर है, यहाँ पे 1982 में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत थोड़ी तब्दीलियां भी आई, मजीद एक्सपैंड हुआ कॉपरेशन, तो यूरोपीय यूनियन इसका नाम रख दिया गया। ये ट्रीटी जो था वो 1995 तक 1993 में ना इनफोर्स हो गया, अमल में आ गया। तो जी यूरोपीय यूनियन की पैदाइश हो गई। तो अब यूरोपीय यूनियन में जो बेसिक्स हैं वो क्या है। यूरोपीय यूनियन में जी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स के अंदर है हेडक्वार्टर। ब्रसल्स किसका शहर है, बेल्जियम का शहर। इसकी 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसकी ऑफिशियल करेंसी है यूरो, ठीक है। ये सारे लोग यूरो यूज करेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं, लेकिन सारे जो है वो कर नहीं रहे। तो उसमें तकरीबन 19 कंट्रीज हैं जो यूरो जोन में हैं, जो सिर्फ अपनी करेंसी यूरो यूज करती हैं। अब इसके मेंबर 28 हैं, 27 है सॉरी। यूके ने ना 21 जनवरी 2020 को इसमें से एग्जिट कर लिया, जिसको कहते हैं ब्रेक्जिट। बर्तानिया ने एग्जिट कर लिया, ब्रेक्जिट। और मैक्सिमम नंबर रहे हैं इसके 28। लास्ट जो था वो कंट्री था क्रोशिया, जो 2013 में ज्वाइन हुआ। तो 2013 से 2020 तक रहे इसके 28 मेंबर, अब 27 है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज किए जो कि मजीद आपको कह लो के लिए जहन में रखने के लिए। ये ट्रीटी ऑफ लिस्बन था, ये जहन में रखिए कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इट्स ओके। इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नोबेल प्राइज, जो कि आपको पता है कि नोबेल प्राइज मिलता है आउटस्टैंडिंग कोई कारकर्दगी दिखाता है वर्ल्ड के अंदर पीस के लिए। आप कह लो कि मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में 6 जोन है। तो इसको ना नोबेल प्राइज फॉर पीस 2012 में यूरोपीय यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ठीक है। इसके बाद जी हम चलते हैं, ये मेजर ऑर्गन्स हैं यूरोपीय यूनियन के। तो वो मेजर ऑर्गन्स में क्या क्या है तो वो आप देख लें जी। यूरोपियन पार्लियामेंट है, इन्होंने अपनी एक, जैसे हर कंट्री का एक पार्लियामेंट होता है, तो यूरोपीय यूनियन का बकायदा अपना एक पार्लियामेंट है, जिसमें हर कंट्री को इन्होंने कुछ सीटें दी हुई हैं। टोटल मेंबर है 705। टोटल सीट्स जो हैं वो दी हुई हैं इन्होंने, तो 96 सीट्स जर्मनी को हैं, 79 जो है फ्रांस को है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज को उनकी जो आबादी है उसके मुताबिक जो है इन्होंने सीटें दी हुई हैं। तो ये 5 साल के लिए ये यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होके आते हैं, जो तमाम यूरोपीय यूनियन के बारे में लेजिस्लेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट फैसले करते हैं। फिर एक काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन है, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ग्रुप है, जो इसके बारे में तकरीबन इंपॉर्टेंट किस्म के फैसले लेता है। और इसमें हर कंट्री को एक तरह से वोट हासिल है, तो जो ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा वोट दिए गए। डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और फिर यूरोपियन कमीशन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रोजमर्रा की चलाने के लिए इन्होंने यूरोपियन कमीशन कायम किया हुआ। ये आपके लिए कोई ज्यादा वन पेपर एमसीक्यूज के एस्पिरेंट के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए ये स्लाइड डाली कि ताकि आपको पता लग सके ये कैसे काम करती है। फिर हम 10वीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चलते हैं, तो ये है जी आपकी अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन कंट्रीज की, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है उसके कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1963 में नाम दिया गया था, जब ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन।
32 ममालिक ने इसको बनाया था, लेकिन 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुआ उसमें इन्होंने इसका नाम जो है वो सिर्फ अफ्रीकन यूनियन रख दिया। अब इसके मेंबर है 52। हेडक्वार्टर इसका एडिस बाबा एथोपिया का दारुल हुकूमत। और आखिरी कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया उसका नाम है साउथ सूडान, जो 2011 में ज्वाइन हुआ। बाई एनुअल इनके समिट होते हैं 2 साल के बाद। इंटरपोल, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो कि काम करती है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो जुराइम की रोकथाम है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनली कुछ क्राइम्स हैं उनको ट्रेस करने, उनके जो परपिट्यूटर है उनको पकड़ने का काम करती है। मिसाल के तौर पे ये कंट्री ए है, यहाँ से एक मुजरम एक ने जुर्म किया है तो वो कंट्री बी में चला गया। कंट्री बी के पास ए के पास कंट्री बी की एक्सेस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें ये कंट्री ए इंटरपोल की खिदमात ले सकता है कि उस मुजरम को पकड़ा जाए, उस मुजरम को सजा दी जाए। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस के शहर में, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर इसके 194 है, तकरीबन 194 दुनिया के मेंबर ममालिक हैं जो मानते हैं कि अगर कोई सर्टन जिस तरह का इंटरपोल का एक कन्वेंशन है, इसके लॉज हैं, उसके मुताबिक हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसका मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। और ये जनाब अब कह लें कि 1956 से आज इसका नाम जो है इंटरपोल तकरीबन कॉमन लिया जाने लग गया। तो ये कोई था नहीं कि ये 193 में ये बनी, तो इसका पूरा नाम जो था वो इंटरनेशनल पुलिस कमीशन था, फिर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो दैट्स इट। इसके बाद है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से जाहिर है कि ये दुनिया में ट्रेड के लिए काम करती है। तो ट्रेड के लिए जब काम करती है तो ये ट्रेड के लॉज बनाती है, ट्रेड के एक ट्रेड कैसे रेगुलेट होगा, कैसे रेगुलेट होना चाहिए, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां हैं ट्रेड के अंदर, कैसे लॉज होने चाहिए, कैसी फैसिलिटेशन एक दूसरे कंट्रीज को मिलनी चाहिए, कोई अनजस्ट लॉ ना हो, कोई बायस लॉ ना हो। लेकिन इसको मोस्टली जो था वो जो है कि वो जो बड़े कंट्रीज हैं अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी जो चाइना और यूएस की एक ट्रेड वॉर हुई थी उसमें इसके सवाल पर उंगलियां उठी और ट्रंप ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये जी अपना रोल नहीं निभा रहा, चीन हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, व्हाटएवर। सो जी ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जब इस्टेब्लिश हुई तो उसका नाम है मैक्रेश एग्रीमेंट। मोरक्को के शहर में ये साइन हुआ 15 अप्रैल 1994 में, और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए अपने जी 1995 फर्स्ट जनवरी को। इसने एक पहले से मौजूद एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट, 1948 में ये साइन हुआ था। इसने इस एग्रीमेंट को रिप्लेस किया, यानी कि इसकी जगह ले ली, इसमें मजीद तरमीम हो गई, ये ख़त्म हो गया, उसी नौयत का एक और एग्रीमेंट आ गया जिसको हम मैक्रीश एग्रीमेंट के नाम से वर्ल्ड वीटो WTO से जानते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनीवा के अंदर है, और इसके 196 तकरीबन मेंबर हैं। अब जनाब अफगानिस्तान में इसका लास्ट मेंबर है जिसने 2016 में ज्वाइन किया, और तकरीबन दुनिया का 96% ट्रेड जो है ना वो इसकी मेंबर स्टेट के दौरान होता है। फिर अभी हमारा अगला कंट्री है जिसका नाम है G7। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7। ये तो पॉलिटिकल फोरम है, और जिसके अंदर जो मुल्क शामिल हैं वो आप देखें कि यूके है, यूएसए है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस, इटली। तो जो याद रखने की बात है कि इसके अंदर ना चाइना है ना रशिया है। जब रशिया इसके अंदर कुछ अरसे के लिए रहा तो 1994 से लेके 2014 तक, तो तब इसका नाम था ग्रुप ऑफ 8, G8। अब रशिया नहीं है, तो अब ये G7। और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है, और मतलब इसका कोई परमानेंट जो कोई किसी किस्म का हेडक्वार्टर नहीं।
फिर हम बात करते हैं जी G20 की। ये भी एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 कंट्रीज शामिल हैं, 20 बिगर इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमीज हैं जो G20 के नाम से। इसका भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। 19 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो लास्ट समिट है वो इटली के शहर रोम में जो था वो हेल्ड हुआ 2021 में, जो कि स्पेसिफिकली अफगानिस्तान की सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया था इटली में। फिर बात करते हैं जी FATF की, जो कि इसको हम FATF को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इस आप अगले लिंक से दोबारा ज्वाइन